नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 21 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का दोनों पारी में जो एग्जाम हुआ तो इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोनों ही पारी में पूछे गए 80 में से 75 एग्जैक्ट हूबहू जीके के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन कवर करेंगे 21 जनवरी के सेकंड पारी में पूछे गए 37 जीके के सवाल। उसके बाद देखेंगे प्रथम पारी में पूछे गए 38 जीके के क्वेश्चंस। और ये सभी सवाल अपन इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाला। आज भी बहुत से क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। बहुत से कैंडिडेट मेरे को डेली मैसेज करते हैं कि सवाल में टाइम नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया है एक धमाकेदार ऑफर 9 वर्ष पर। तो यहाँ पर 299 रुपये में आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप TTGK कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ग्रुप डी के यहाँ पर 170 प्लस मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, और अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उसके स्मृति आधारित क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट भी वहाँ पर डाल दिए गए हैं। तो इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ पर TTGK कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकेंड शिफ्ट की रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल आ रहा है कि DRDO के द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुएं जैसे कि बम हो गई इनको सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो बम वगैरह को सुरक्षित रूप से खोजने और उसको डिफ्यूज नष्ट करने के लिए DRDO के द्वारा विकसित जो रोबोट है उसका नाम है दक्ष रोबोट। क्या नाम है? दक्ष रोबोट। ये आपके पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में CGI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच करने के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो CGI रंजन गोगोई के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे तो उनकी जांच जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे वरिष्ठतम उस समय न्यायाधीश न्यायमूर्ति SA बोबड़े। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म आपको पूछा है तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा। इससे पहले SQL का फुल फॉर्म आ चुका है, फोर्ट्रेन का आ चुका है। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले स्टेप के लिए। बाकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं तो SQL हो जाएगा आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। XML की बात करें एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। और अन्य जो लैंग्वेज जैसे कि बेसिक हो गए तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, फोर्ट्रेन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, XML। तो ये आपकी हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और CSS हो जाएगा आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। PHP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो जाएगा PHP। और पर्ल हो गया प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज हो जाएगा। ASP एक्टिव सर्वर पेज हो जाता है। JSP जावा सर्वर पेज है। SQL है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, प्लासी युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की ओर से इन्होंने नेतृत्व किया था। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये 23 जून 1757 को। किन के मध्य? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला के नेतृत्व में है, उनकी हार हो गई थी क्योंकि यहाँ पर मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया था इस वजह से। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर 5 है कि जो 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं 65 वाला फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। इससे पहले जो एग्जाम आया हुआ सवाल है एनटीपीसी में कि 2020 के 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो गली बॉय को दिया था उसमें मैंने बताया था और सभी को वैसे पता ही होगा इसका। तो ये बेस्ट डायरेक्टर का जोया अख्तर को आपको बेस्ट एक्टर का पूछा है तो ये हो जाएगा रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस है वो आलिया भट्ट। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो माइक्रोफोन हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और बाकी बात करें जो एग्जाम में पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर से एनटीपीसी में आया हुआ तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर इसका उल्टा करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर है ये माइक्रोफोन का उल्टा करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल हो गया डायनमो जैसे यांत्रिक को विद्युत जो विद्युत मोटर को कहा जाता है डायनमो। विद्युत सेल है एक आपके सौर सेल है, दोनों ही अलग हैं। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है। और ट्यूबलाइट है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश
प्रकाश ऊर्जा में। अगला सवाल देखिएगा, विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था। एग्जैक्ट इस प्रकार से पूछा गया था, यूरेनियम 233 का उपयोग कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर में किया गया जो कि विश्व में प्रथम और एकमात्र है। कामिनी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कामिनी ये न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, तो ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में स्थित हैं। और ये फर्स्ट और करंटली ओनली वन रिएक्टर हैं जो वर्ल्ड में स्पेशली जिसमें यूरेनियम 233 फ्यूल का उपयोग किया जाता है। और इसको जो डिज़ाइन किया था वो संयुक्त रूप से ये बिल्ट हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च से। और बात करूँ प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो ये चिकागो पाइल है, प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि चिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा 1942 में स्थापित हुआ था। अगला सवाल देखिए, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव है। मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वहाँ से अक्सर सवाल आते हैं। तो गोदान हो गया, कर्मभूमि है, गबन है, मानसरोवर है, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दो सवाल पूछे गए, एक तो आपके भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, एक ये पूछा गया है मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है। तो मिश्रित कृषि हो जाएगी जिसमें एक तो फसल उत्पादन होता है साथ ही साथ पशुपालन, इन दोनों से आय का स्रोत मिलता है। फसल उत्पादन और पशुपालन है, ये हो जाएगी आपकी मिश्रित खेती जो पूछा गया था। एक पूछा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही है, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं यहाँ पर समाहित है। अगला सवाल देखिए, जो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज, उनके द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या, तो ये एनालिटिकल इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है, सभी को पता होना चाहिए, ये आपके आंसर था 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 को। और इसके तहत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। इससे पहले संपत्ति का अधिकार वो मूल अधिकार था। और 44वें संविधान संशोधन के तहत ये कौन से आर्टिकल के तहत विधिक अधिकार के रूप में है, तो ये अब है अनुच्छेद 300A में वर्णित है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 13, सीपीयू के प्रमुख 3 कंपोनेंट्स जो घटक है वो कौन से हैं। तो कंबाइनेशन इस प्रकार देकर 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें एक ऑप्शन में था कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्रमुख कंपोनेंट हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और मेमोरी हो जाएगी जिसमें आपकी कैश मेमोरी रजिस्टर वगैरह रहती हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे, उसके कारण में आपके ऑप्शन ये दिया गया था पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल है, ये मजदूर विरोधी बिल थे, इनके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। जो सेंट्रल असेंबली बम कांड है वो इस नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पर इनके खिलाफ लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। ये बम इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में फेंके थे और लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चला था। और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया कि इनके अनुसार राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को इस फैसले के अनुसार है वो फांसी दी गई थी। 7 अक्टूबर 1930 को जो फैसला सुनाया गया था। और अगले सवाल की ओर बात करें कि 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो ये GSAT-7 हो जाएगा लॉन्च डेट। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आया है, मैं बता चुका हूँ आपको। एयरफोर्स के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A उपग्रह लॉन्च हुआ है 2018 में। कहाँ से हुआ, तो ये सतीश धवन जो सेंटर हैं वहाँ से रॉकेट GSLV Mark 2 F11 से ये लॉन्च हुआ है। कब हुआ था, 19 दिसंबर 2018 को। प्रतिरोध की इकाई पूछा है तो ओम हो जाएगा। एस्टर का रासायनिक सूत्र आपको पूछा है तो ये हो जाएगा आपकी RCOO, एस्टर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर बात करूं अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जितने भी आपकी क्रियात्मक समूह हैं तो उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र हो जाएगा वो RCOOH होता है। ईथर का, ये तो आपके एस्टर का पूछा है तो 2 O आएगा, 2 ऑक्सीजन अणु हैं। ईथर का पूछ ले तो 1 आएगा, ROR, ये ईथर हो जाएगा। एल्डिहाइड का एग्जाम आया हुआ है तो एल्डिहाइड RCH, ये O हो जाता है एल्डिहाइड। फिर बात करूँ मैं कीटोन की, तो कीटोन ये RC+O, R हो जाएगा। और एल्कोहल है ये ROH है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, भारत छोड़ो
नारा किसके द्वारा दिया गया था। आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट ये 18वां सवाल किस प्रकार पूछा गया था। कुछ स्टूडेंट बता रहे कि भारत छोड़ो नारा किसके द्वारा दिया गया है और कुछ बता रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया। तो आप बताना कमेंट करके। मैं बात करूं दोनों ही क्वेश्चन के आंसर की, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो मसौदा है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। और भारत छोड़ो नारे की बात करें तो भारत छोड़ो नारा है ये मेहर अली ने लिखा था और महात्मा गांधी ने इसे आम लोगों के बीच है वो पहुंचाया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित किया था। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक इस टाइप से रीजनिंग में ये था, पेन से स्याही है तो कार में क्या होगा, जो फ्यूल रहता है। अगला सवाल, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन सबसे पहले हुआ है, तो ये आपकी हो जाएगा द लीग ऑफ नेशन है। जो यूएन है उसका पहले नाम था द लीग ऑफ नेशन है, इसका सबसे पहला गठन हुआ। यदि इस प्रकार पूछा गया था कि वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सबसे पुरानी लीग ऑफ नेशन हो जाएगी। और बात करूं यहाँ पर यूएन का ही एक भाग है, ये पूछ ले कि प्रथम और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी है यूएन की, तो वो आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 20 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, जो जांग की हड्डी है वो सबसे बड़ी है सबसे लंबी के केस में। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की होती है जिसे स्टेपिस कहा जाता है। और सबसे हार्डेस्ट बोन हड्डी है मानव शरीर की, वो जो बोन हो जाएगी। एक सवाल था प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसकी नंबरिंग मिस हो जाएगी है। तो टोटल यहाँ पर आपके सेकेंड सेट में पूछे गए भी 38 सवाल हो गए हैं। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो क्वाशी-ऑर्कर है, आपके ऑप्शन में था। एक और रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है, मरस्मस भी। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति हो जाएगी आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन। पीली नदी किसे कहा जाता है, तो ये आपकी हो जाएगा होंग हे नदी को, जो चाइना की नदी है, चाइना की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है होंग हे, इसको पीली नदी येलो रिवर कहा जाता है। और प्रथम चाइना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये आपके यांगजी रिवर हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए यहाँ पर अल हिलाल पत्रिका जो न्यूज़पेपर ये किसने चलाया था, तो अल हिलाल न्यूज़पेपर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का अखबार है, 1912 में ये पब्लिश किया गया था, अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते, ये आपके पूछे गए, तो राष्ट्रपति यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी नियुक्ति और शपथ दोनों ही गवर्नर राज्यपाल के द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति नहीं है, ये आपकी सीएम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 2019 में एशिया का जो स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 की बात हो रही है, एशियन वाली। गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर सौरव घोषाल जो कि इंडियन से हैं, इंडिया के खिलाड़ी हैं। और रनर अप रहे हैं जो सिल्वर मेडल है वो लियो एयू ने जीता है। और ये कहाँ पर हुई थी स्क्वैश चैंपियनशिप एशियन वाली, तो ये कुआलालंपुर में आयोजित की गई है 2019 में। और ये तो आपकी हो गई एशिया की। बात करूं मैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड जो PSA मेंस वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप है उसमें जो गोल्ड जीता है वो आपके टारेक मोमेन ने जीता है। ये इजिप्ट के खिलाड़ी थे जो कि ये दोहा कतर में आयोजित हुई थी। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, बाद में स्टूडेंट ने कंफर्म किया कि वर्तमान में कितने भाग ये पूछा गया था, तो वर्तमान में तो 25 हो जाएगा। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में यहाँ पर 470 अनुच्छेद हैं। देखिए आर्टिकल तो 395 है वर्तमान में, लेकिन उसके भाग कर दिए गए नंबरिंग में, तो यही तो उसमें वो इस प्रकार हो जाएंगे आपके 395 ए कर दिया गया है, इस टाइप से ABC ये भाग कर दिए गए हैं। बाकी भाग की बात करें संविधान में तो भाग 22 थे, अभी वर्तमान में 25 हैं। अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 थी। संविधान संशोधन है वो 104 हो गए हैं। किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। इससे पहले NTPC में आया हुआ ये सवाल था कि प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस है वो किन के मध्य चलाई गई थी, तो उसमें मैंने बताया था इसका अन्य नाम ट्रेन 18 है। और यहाँ पर आ गया तो ये लॉन्च हुई है, मतलब चलाई गई थी सबसे पहले दिल्ली और वाराणसी के रूट के मध्य थी प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। तो ट्रेन 18 के नाम से वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। और ये दिल्ली से वाराणसी जाती हैं, बीच में ये कानपुर और इलाहाबाद 2 और स्टेशन पर रुकती हैं। और ये 15 फरवरी 2019 को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। और बात करूं सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस, ये दिल्ली से कटरा के मध्य
चलती हैं। मिड डे मील योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। जो प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय हैं उनके छात्रों को दोपहर का निःशुल्क भोजन। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है? तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो इनकी एजेंसी है, इसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो इनका जो उद्देश्य है दुनिया भर में प्रजनन में सुधार करना है। ये 1969 में स्थापित की गई है। न्यूयॉर्क सिटी यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल देखिएगा, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु है वो तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में रहती है? तो मरकरी हो जाएगी। और अधातु की बात करें तो वो ब्रोमीन हो जाएगी नॉन मेटल के केस में। दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो ये आपकी कुवैत उल इस्लाम मॉस्को है। प्रथम पारी में मैंने बताया था, जो आया था आपके प्रथम शिफ्ट में, अलाई दरवाज़ा किन्होंने बनाया, उसमें मैंने ये मस्जिद बताई थी। और इसमें सेकंड में पूछा है आयरन पिलर हो गया, कुतुब मीनार, ये सभी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1972 से पहले ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का नाम था। फिर यहाँ पर 1972 के बाद 21 जनवरी 1972 के बाद ये अरुणाचल प्रदेश को यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य का दर्जा कब मिला है? तो स्टेट का मिला है 20 फरवरी 1987 को। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? सवाल में थोड़ी और एडिशनल लैंग्वेज दी गई थी, लेकिन उसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ पर होता है? तो ओजोन का होल रहता है जो स्प्रिंग में दिखाई देता है, वो अंटार्कटिका आपका करेक्ट हो जाएगा, अंटार्कटिक। हुड़किया बोल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? ये काफ़ी टफ सवाल था, किसी को पता नहीं होगा। जो उत्तराखंड है उनको ही याद होगा इस सवाल का आंसर। हुड़किया बोल कृषि गीत ये उत्तराखंड का है। आरबीआई किसका नियमन नहीं करता है? देखिए आप कमेंट करके बताना कि मुद्रा कौन जारी करता है। क्या ये इनके ऑप्शन में था या अलग सवाल पूछा गया था? आरबीआई है वो किसका नियमन नहीं करता? हो सकता है ऑप्शन में था कि मुद्रा, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मुद्रा जारी करता है। तो इस प्रकार क्या 4 ऑप्शन थे वो भी बताना आप। और लास्ट सवाल देखिएगा, उपभोक्ता की सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी पर जो बैंक ब्याज देती है उसको कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर भी आई थिंक आरबीआई होना चाहिए, या फिर आप कमेंट करके बता देना। जो उपभोक्ता की सेविंग अकाउंट में जो भी पूंजी रहती है उसमें जो ब्याज मिलता है वो कौन निर्धारित करता है? जो बैंक रहती है वो करती है, आरबीआई करती है। तो इस प्रकार आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछी गई टोटल 38 37 तो ये है। एक ऊपर वाला सवाल जो काउंट नहीं हुआ था, मरसमस वाला, प्रोटीन की कमी से रोग वाला। और यहाँ पर टोटल आपके 38 में से कितने सही हो रहे हैं वो आप कमेंट में बता देना। और बढ़ते अपन प्रथम पारी के सवालों की तरफ। तो प्रथम शिफ्ट में भी टोटल यहाँ पर 38 सवाल मिले हैं 40 में से। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल सवाल है वो सेंड किए हैं। देखिएगा पहला सवाल, 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। इससे पहले 2019 में इंग्लैंड वेल्स में हुआ था, जिसमें विजेता टीम कौन सी रही है? इंग्लैंड रही है। सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन रहे थे। नेक्स्ट 2021 में, ये तो आपकी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में होगा। और नेक्स्ट 2021 में T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने वाला है। इससे पहले 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, जिसमें चैंपियन वेस्ट इंडीज रही थी। मैं बात करूं वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो न्यूजीलैंड में होने वाले हैं 2022 में। और ओडीआई की 2017 में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड और वेल्स यानी यूके में हुए थे। अगला सवाल देखिएगा, आईबीआरडी या फिर विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना है वैसे जुलाई 1944 को ये फाउंड हो गए थे, लेकिन जो इनको इफेक्ट में लाया गया था, प्रभावी रहे थे, तो ये आईबीआरडी है और वर्ल्ड बैंक है। ये सेटअप हुए हैं 27 दिसंबर 1945 को। वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास हैं। एमडी और सीएफओ यहाँ से एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये भारतीय हैं, अंशुला कांत हो जाएंगे। सदस्य देश हैं आईबीआरडी हैं जो विश्व बैंक में 189 हैं। और इसकी एक और एजेंसी है विश्व बैंक की जो आईडीए है। तो आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना बाद में हुई थी। तो 173 सदस्य इनके हैं। आईडीए हैं, इसकी बात करूँ तो ये 24 सितंबर 1960 को स्थापित है। सदस्य देश 173 हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, और ये कहा जाता है विश्व बैंक के उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। एसबीआई का पूर्व नाम क्या था? तो एसबीआई का 1955 से पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में इसका नाम एसबीआई रखा गया है। अब देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये 3 बैंकों का मर्ज हुआ था, उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। एक तो बैंक ऑफ मद्रास है 1843 से 21 तक, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 40 से 21 और 1806 से 21 बैंक ऑफ कलकत्ता। इन तीनों का नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 से 1955 तक। फिर 55 के बाद ये नाम हो गया एसबीआई।
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 343 हो जाएगा। और बात करूं मैं ये सब लागू कब हुए हैं, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि 1949 को इसी दिन ये आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। अब देखिए बात करूं, ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका क्या कारण है? जो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, इसलिए वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है जो 2018 में हुआ, तो वो मॉरिशस में हुआ है, 2021 में वो फिजी में होने वाला है। एक आपके सवाल था पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? तो ये राजस्थान हो जाएगा। सेकंड राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश है। सबसे पहले नागौर जिला है राजस्थान का, 2 अक्टूबर 1959 को वहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और पंचायती राज है वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है? तो 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये पारित हुआ है। 24 अप्रैल 1993 से लागू है, इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल था आपकी हिमालय की सेकेंड सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। K2 वैसे बात करें तो ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसका भाग है। बाकी हिमालय की बात करूं तो सर्वोच्च पर्वत चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट है। फिर तीसरी कंचनजंगा है, इनकी आप हाइट भी देख सकते हो। और भारत की बात करें सर्वोच्च तो आपकी कंचनजंगा हो गई। उसके बाद जो पूरी की पूरी भारत में स्थित है वो नंदा देवी है, 7,816 मीटर है इसकी हाइट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपको पूछा है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो कंप्यूटर में पावर है वो चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी है, कनेक्शन रहता है जो कंप्यूटर के साथ में, वो यदि ऑफ हो जाए उसके बावजूद जो भी डाटा है वो डिलीट नहीं होता, एरेज नहीं होता है, उस केस में स्थायी मेमोरी है वो सुरक्षित रहती है। तो ये आपके रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये स्थायी मेमोरी है, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और वोलेटाइल है अस्थायी कौन सी? रैम, केस, रजिस्टर है, ये अस्थायी मेमोरी है। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो ये 1858 में स्थापित किया गया था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके हाथ में शासन था। और फिर ये हो गया ब्रिटिश राज है। 1858 से 1947 तक है वो सीधा ही ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया था। 2018 में लॉन्च कौन सा इसरो का नेविगेशन उपग्रह है? तो इसमें बाद में स्टूडेंट ने बताया कि 2018 नहीं था, इसरो का नेविगेशन उपग्रह पूछा गया था। तो ये जो IRNSS वाला है जो ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। ये सभी आपके नेविगेशन सैटेलाइट है इसरो का। IRNSS का मतलब ही होता है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 2018 में जो लॉन्च हुआ है वो IRNSS-1I हो जाएगा, जो 8वां नेविगेशन सैटेलाइट है, जो रॉकेट PSLV XLC-41 से लॉन्च हुआ है। और 2017 में इससे पहले 1H हुआ था, IRNSS-1 हुआ था। प्रथम कौन सा? तो IRNSS-1A है जो 1 जुलाई 2013 को लॉन्च हुआ था। नाभिक की रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? तो कमेंट करके जिन भी कैंडिडेट को आंसर पता है जरूर बताना। राष्ट्रीय प्रदूषण है नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो भारत में मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि इसी दिन 2 दिसंबर को रात को 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ये मेथेल आइसोसाइनेट हुई थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के प्रथम महासचिव मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर में बहुत बार बताए हैं, तो ये आपके ट्राइग्वे लाई हो जाएंगे। 2 फरवरी 1946 से लेकर 1952 तक रहे हैं। ये नॉर्वे के नागरिक थे और वर्तमान में वो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल है, वो 9th नंबर के हैं। नाम है एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल से। 8वें इससे पहले कौन थे? तो वो थे आपके बान की मून है, साउथ कोरिया से थे। और उनसे पहले कौन थे 7वें? तो वो थे आपके घाना देश के कोफी आनंद, नाम है उसका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपके लीवर हो जाएगी। यकृत ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? पीनियल ग्लैंड। 2019 में कोपा अमेरिका विजेता, कोपा क्या है? तो ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। 2019 में ब्राजील ने जीती है, उप विजेता पेरू रहा है और ब्राजील में ये आयोजित हुई थी। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन। क्या? इनफिल्ट्रेशन। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। और 22 भाषाएं है कौन सी वो भी देख लेना। असमीज हो गया, बंगाली है,
बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली बहुत बार पूछा जाता है कि एग्जाम में कौन सी नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मलयालम है, मिथई है, मराठी, नेपाली, देखिए नेपाली भी है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि नेपाली नहीं होगी, लेकिन नेपाली है। इंग्लिश नहीं है, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भी है। और बात करूं यहाँ से अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की भाषा से, तो 14 है। वो संविधान जब लागू हुआ था उस समय शुरुआत में कितनी भाषा थी, 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। बाद में कौन सी भाषा कब ऐड की गई, तो सबसे पहले 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन के तहत ऐड किया गया था। फिर 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन के तहत यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को 2003 में किया गया है और 2011 में यहाँ पर एक नेम चेंज किया गया है उड़िया को ओडिया में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, तो प्रथम है 1951 से 56 तक है, सेकंड आपके 56 से 61 है, तीसरी 61 से 66 है। और यहाँ पर प्लान हॉलिडे ध्यान में रखना है स्टूडेंट है, डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना तो 5-5 वर्ष से काउंट करते हैं, लेकिन ये 1966 से 1969 तक बीच में अवकाश है। और फिर यहाँ पर चौथी है 69 से 74 हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक और रोलिंग प्लान था 1978 से 80 के मध्य, और छठी है 80 से 85। इस प्रकार जो लास्ट आपकी 12वीं रह जाती है 12 से 17। और पहली पंचवर्षीय योजना में किसका लक्ष्य है, तो कृषि को प्राथमिकता, दूसरी में औद्योगिक विकास, तीसरी में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। तो इस प्रकार ये जो भी उद्देश्य रहते हैं पंचवर्षीय योजना के जरूर देख लेना। कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से कस्तूरी रंजन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब आरबीआई के टोटल 25 गवर्नर की ये लिस्ट आप देख लो कि प्रथम कौन थे, ओ स्मिथ है, आने वाले समय में जरूर आ सकता है। जेम्स बैरेट टेलर है, सेकंड थे सीडी देशमुख है। इस प्रकार एक बार आप ब्रीफली देख लो कौन से आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ताकि एग्जाम में आप इसको इजीली टिक कर पाओ कौन से नहीं थे। शक्तिकांत दास वर्तमान में कौन से 25वें, इससे पहले उर्जित पटेल थे और रघुराम राजन थे 23वें। कौन सी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है, तो 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं। आपको पूछा था उसमें हिंदी भी था, उर्दू भी था, चाइनीज आपको करेक्ट करना था, ऑप्शन में था। अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है, ये यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक आपके सवाल था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये आपके 1790 से 1792 तक, ये 1790 में हुआ था। और कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में टोटल 4 जो युद्ध हुए हैं, कौन सी संधि हुई है ये जरूर देखना। तो इसमें जो 1992 में श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, टोटल 4 युद्ध 1767 से लेकर 1799 तक चले थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये जनरल जोसेफ स्मिथ और हैदर अली के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, और संधि हुई थी 1769 में मद्रास की। हुआ कब था, 1767 से 69 तक हुआ था। द्वितीय 1780 से 84 के मध्य संधि इसमें हुई थी आपके, ये मंगलोर की संधि। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की श्री रंगपट्टनम के दुर्ग के पास मृत्यु हो गई थी। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था, तो ये आपके रिपिन, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। अब देखिए इल्बर्ट बिल कब लाया गया था, 1883 में। ये है क्या, तो इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीश को उन मामलों की सुनवाई का अधिकार दे दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल है। इससे पहले यूरोपीय नागरिक हैं, उनकी सुनवाई के लिए यूरोपीय न्यायाधीश हैं, उनको ही अधिकार था, लेकिन इल्बर्ट बिल के तहत अधिकार दिया गया था। फिर यूरोपीय नागरिक ने उसका विरोध भी किया था इस बिल का। और कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है, तो ये वाडियार राजवंश करेक्ट हो जाएगा। और मैसूर जो महल है कर्नाटक का, हेनरी इरविन के द्वारा ये डिजाइन वास्तुकार है। कौन सा शासक कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था, इस प्रकार था, तो पूरा निर्माण नहीं हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई जो दरवाजा है उसका निर्माण कराया था, अधूरा रह गया था, 1311 में ये निर्माण हुआ है। अब देखिए अलाई दरवाजा है, और यहाँ पर आपके सेकंड सेट में था ये कुवैत उल इस्लाम मॉस्क है, उसका गेटवे है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 24 है, किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है, तो ये नेफ्रॉन या फिर हिंदी में वृकाणु भी कहा जाता है, जो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बोमन संपुट भी यहीं पर एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसका भाग है। अगला सवाल देखिए, कौन सा आंख का भाग नहीं है, ऑप्शन में आपके कोकलीय था, जो करेक्ट हो जाएगा कोकलीय आंख का नहीं है, कान का है, इनर कान का। इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट दिल्ली से किसके मध्य चली है, तो दिल्ली से देहरादून के मध्य चली है, स्पाइस जेट के द्वारा ऑपरेट है, 27 अगस्त 2018 को ये रिपीट हुआ सवाल। धूसर क्रांति किससे संबंधित, क्रांति का सेकंड सेट में भी आया था आपके, नीली क्रांति का यहाँ पर धूसर का आ गया। धूसर का इससे पहले भी एनटीपीसी में आ चुका, तो ये उर्वरक उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है, ग्रे रेवोल्यूशन। अन्य जो भी क्रांति बहुत बार बताता हूँ मैं, हरित हो गई, खाद्यान्न, श्वेत दुग्ध, पीली खाद्य तेल, नीली आया था, ये मत्स्य हो जाएगा।
गुलाबी प्याज और झींगा, काली पेट्रोलियम, रजत आपके अंडा उत्पादन मुर्गी वाला, और गोल्डन है बागवानी, गोल्डन बाग वाली, गोल आलू गोल। नेक्स्ट वन देखिए NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका हेडक्वार्टर, दोनों जो मुख्य इंपोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल हो गया बॉम्बे हो गया, दोनों का ही मुंबई में हेडक्वार्टर है। अब इसकी स्थापना से पूछा जाता है तो 1992 में स्थापना हुई है NSE की, और बॉम्बे की हुई है 1875 में। अब ये पूछा जाता है इसका इंडेक्स कौन से, NSE का और BSE का इंडेक्स कौन सा है। जो 50 कंपनी है निफ्टी 50 वो NSE का है, और सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनी है वो BSE का इंडेक्स है। और इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, NSE और BSE, यानी शेयर मार्केट पूरे को ही कंट्रोल कौन करता है, तो ये सेबी करती है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको वैधानिक मान्यता 1992 को मिली। वैसे स्थापना 1988 में हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। एक आपके सवाल था ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, जावा लैंग्वेज हो जाएगी। बाकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, एप्पल मैक OS है, लिनक्स यूनिक्स उबंटू, एप्पल iOS है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। इससे पहले बहुत बार बताया जिन भी भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया है कौन से क्षेत्र में कब दिया गया है, जरूर पूछा जाता है और यहाँ पर पूछ लिया। तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला है 1913 में गीतांजलि रचना के लिए। अन्य इंपोर्टेंट देख लेना, भारतीय भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन है। चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 को। कब, मदर टेरेसा 1979 को। फिर बात करूँ यहाँ पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की तो 1983 में भौतिकी के, अर्थशास्त्र का 1998 में अमर्त्य सेन को। फिर कैलाश सत्यार्थी को अभी 2014 में शांति के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में दिया गया था। VS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों से, जो मतलब घर में वस्तु का उद्योग है वो कल वाला सेम रिपीट हो गया। कुटीर उद्योग से यहाँ पर आपकी परिभाषा दी गई थी। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो झारखंड ऑप्शन में था। बाकी किससे लगती है, तो जो भी 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार से लगती है 1850 किलोमीटर की सीमा। अन्य जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा कौन से स्टेट से किसकी लगती है जरूर देख लें। जैसे भारत पाकिस्तान है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब है, यूटी में जम्मू कश्मीर है। भारत भूटान की सीमा है वो आपकी 699 किलोमीटर है। असम, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश के साथ यहाँ पर बाउंड्री शेयर होती है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए, चमक के लिए विद्युत धारा के द्वारा उन पर तांबे, निकल और क्रोमियम का लेपन होता है। तो विद्युत धारा के द्वारा जो जंग से बचाने के लिए जो लेपन होता है लोहे की वस्तु पर वो कहलाता है विद्युत लेपन। क्या, विद्युत लेपन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। भारतीय स्वतंत्रता 1900 अधिनियम 1947 के तहत आपको एक स्टेटमेंट दिया गया था। तो मैं बात करूं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, तो यहाँ पर 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया था और 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकृत हुई थी। इनके बहुत से प्रावधान है। कौन से 4 स्टेटमेंट थे पूछा था, कौन सा करेक्ट है। एक तो ये है कि भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों की स्थापना की थी। स्टूडेंट ने बताया कि यही आपके ऑप्शन में था, तो आपको करेक्ट करना था। बाकी यहाँ पर भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया था अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में रहने के लिए वो स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय ले सकती हैं। बाकी इसमें क्या प्रावधान थे, जब तक दोनों अधिराज्यों में नए संविधान का निर्माण नहीं होता तब तक राज्यों की संविधान सभाओं को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद को खत्म किया गया था, भारत मंत्री के पद को, सॉरी। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व भी समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रावधान थे। कोलकाता का ताजमहल किसे कहा जाता है, या फिर कोलकाता के किस पैलेस को ताजमहल के को आइडल मानकर बनाया गया, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल है। इनके आर्किटेक्ट हैं विलियम इमर्सन है। बिल्ट हुआ था, कब निर्मित हुआ था, तो ये 1906 से 21 के मध्य हुआ था। और ये विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया को समर्पित है। किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है, इसके ऑप्शन क्या थे आप बताना। एक सवाल आपके पाइप वाला था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला किस टाइप से था। रेड डाटा सूची से संबंधित आपके सवाल पूछा गया था, और सवाल में था कि संकटग्रस्त जातियों को IUCN की किस लिस्ट में रखा जाता है उनके संरक्षण के लिए, तो ये थी आपकी रेड डाटा सूची, इसका आंसर था। और रेड डाटा में ये IUCN है, इसका क्या मतलब हो गया, इसकी स्थापना कब हुई थी वो देखना आप। स्थापना हुई थी 1948 में, और हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रकार आपके ये एक और सवाल बाद में ऐड किया है। तो ये कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, जिसमें ओजोन का बढ़ना है, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, ये आपके सटीक ऑप्शन में था जो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल आपकी प्रथम प्लस द्वितीय पारी में पूछे गए लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए एंड करना। वंदे मातरम, जय हिंद।